वेलकम टू द ब्रेन वॉरियर। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्कस करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा हार्ड टाइप का टॉपिक है, तो आप अपना फुल कंसंट्रेशन इस वीडियो पे दें ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे हमारे फिजिक्स की सारी प्लेलिस्ट डली हुई है, आप ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो और अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हो। बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द इंट्रो। सो द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? बेसिकली ये एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन को हम डायपोल बोल रहे हैं। लेकिन ये जो चार्ज है छोटा होना चाहिए और इक्वल साइज के और अपोजिट पोलैरिटी के होना चाहिए। यानी ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। जब हम इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे होंगे तो लिख रहे होंगे एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि छोटू चार्ज है, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड फाइनाइट डिस्टेंस। छोटू सा डिस्टेंस, ये जो बात कर रहे हैं इनके बीच में डिस्टेंस की, वो बहुत छोटू सा डिस्टेंस है। ये छोटू से डिस्टेंस के बीच में जब ये दोनों चार्ज रखे जाते हैं तो हम इसे कहते हैं कि ये एक डायपोल है। अब देखो क्या होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की ओर होती है। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो जाता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इसकी नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की ओर होती है। और इलेक्ट्रिक डायपोल जब भी एग्जिट करते हैं जब दो चार्ज इक्वल और अपोजिट पोलैरिटी के हो। इक्वल चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि डायपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, जो कि हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी हम दे रहे हैं जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है। वो हो जाता है द चार्ज क्वांटिटी, मतलब जितना एक उनके ऊपर चार्ज है, एक चार्ज इसका जो है इनटू उनके बीच में का डिस्टेंस। अभी हमने हमारे थोड़ा कन्वीनियंस के लिए इसको 2L ले लिए है कि ये एक बीच में एक सेंटर पॉइंट होगा। हाँ बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट होगा, इधर वाले डिस्टेंस को L और फिर इधर वाले डिस्टेंस को L। ये हो गया हमारा डायपोल मूवमेंट। ये वाला फॉर्मूला आप अभी याद रखें, P इज इक्वल टू 2QL, ऐसे याद रख लो ताकि ये फॉर्मूला आपको बहुत काम में आए, आगे चल के आ रहा होगा हमारे काम में। इलेक्ट्रिक डायपोल की छोटी सी डेफिनेशन है। अब इसके ऊपर एप्लीकेशन पूछे जाते हैं हमको बहुत बार एग्जाम में। एप्लीकेशन कैसा है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कह दूं कि आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है ये, तो इसकी प्रैक्टिस करके रख लिए जरूर कि कैसे करना है प्रैक्टिस, लिख लिख के भी प्रैक्टिस करें। चलो, हमको क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पूछा है क्या? हाँ बोल रहे इंटेंसिटी रहा, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट एल डिस्टेंस। एक पॉइंट है एल दूरी पे है वो, एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट एल डिस्टेंस आर अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और आर उनके बीच में का डिस्टेंस है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर आर इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ डायपोल। बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। आप देखो, आप क्वेश्चन समझो कि ये हमारे पास एक नेगेटिव क्यू चार्ज है और ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है। इन दोनों ने मिलकर डायपोल बना है। इनका कुछ तो भी यहाँ सेंटर पॉइंट है और क्वेश्चन में बोला था कि इनके बीच में अगर एक पॉइंट ओ है तो ये वाला डिस्टेंस एल है और ये वाला डिस्टेंस एल है। हमको बोला गया है कि आप आर डिस्टेंस एक्सियल के अलॉन्ग चलो, आर डिस्टेंस दूर चलो एक्सियल लाइन के अलॉन्ग, एक्सियल यानी पैरेलल लाइन के थ्रू। तो जस्ट इसके दूर आर डिस्टेंस की दूरी पे जाओ, एक पी पॉइंट पकड़ो और इस पी पॉइंट के ऊपर बताओ कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट चार्ज होता तो हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लगा के के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर से आंसर आ जाता था। लेकिन जैसे ही हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों चार्ज इसको अफेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? अगर ये मैं पॉजिटिव क्यू की बात करूँ और ये पी के ऊपर वो कुछ इस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। बैक ऑफ द माइंड में आपके चल रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर ये नेगेटिव क्यू है तो नेगेटिव क्यू के कारण ये E2 इसके ऊपर इधर लग रही होंगी। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो E2 वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर लगेंगी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही हमारा डायपोल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो कैसे कर रहे हैं, हमको बोला है क्वेश्चन में, हम इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे लिख रहे होंगे। अच्छा ये ठीक है। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू। द लेंथ ऑफ डायपोल इज 2L। ये लेंथ ऑफ डायपोल का मतलब ये कि इनके बीच में का जो डिस्टेंस है उसको हमने 2L ले लिया है। कंसीडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर O। हमने सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पे जाके एक डिस्टेंस R उस पे P पॉइंट मान लिए ऑफ द डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, एक्सियल का मतलब सीधा सीधा जाओ P डिस्टेंस, P पॉइंट के ऊपर R डिस्टेंस दूरी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू पॉजिटिव क्यू। हम पहले ये पॉजिटिव क्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल लेते हैं
और फिर आगे ये नेगेटिव वाले के कारण भी निकालेंगे। तो ये पॉजिटिव क्यू के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है वो अगर निकाले हम, तो हम इसको कह रहे होंगे E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू, के की वैल्यू हमने यहाँ खोल के लिख दी है 1/4π0 क्यू डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स। तो ये पी पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है और ये पॉइंट है हमारा पी पॉइंट। तो इनके बीच में का डिस्टेंस कितना होगा, ये अगर मैं कहूँ कि ये आर डिस्टेंस है और ये वाला एल डिस्टेंस है, तो ये आर में से एल माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, डेट इज आर माइनस एल। तो ये आर माइनस एल और इसका मैंने लिख दिया होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ रही है बात। और अगर इसकी डायरेक्शन में बताऊँ तो अलोंग बीपी, बीपी यानी ये बी पॉइंट से निकल के इधर, जो कि हमारी E1 इधर वाले डायरेक्शन में आ रही है। सिंपल सी बात है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये माइनस क्यू के कारण निकालेंगे पी पॉइंट के ऊपर। देखो अब वो क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज इज गिवन बाय E2 इज इक्वल्स टू, ये के की वैल्यू हो गई के क्यू, ऊपर क्यू कौन सा, ये वाला, ये हमारा नेगेटिव क्यू। अभी हम यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगा रहे, इसको हम लोग डायरेक्शन के साथ बता देंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव क्यू और ये आर प्लस एल। आर प्लस एल कैसे, कि ये वाला डिस्टेंस हमको पता था कि ये ये हमारे पास एल है और ये है वाला डिस्टेंस, नहीं ऐसा नहीं है। देखो ये वाला डिस्टेंस हमको पता था एल है और ये एल है और यहाँ से लेके ये हो गया आर। तो ये वाला जो डिस्टेंस आर है प्लस ये वाला एल, डेट इज आर प्लस एल। तो वो डिस्टेंस हमारे पास आ गया है आर प्लस एल और इसका होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन अगर लिखे तो अलोंग पी ए, ये जो पी पॉइंट है हमारा, यहाँ से पी से ए की ओर जाते हुए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिख रही होगी। तो ये हमारा E2 भी हमको मिल गया अलोंग पी ए। अब क्या करना है, आप ध्यान से समझो कि इनका आपको इक्विवेलेंट निकालना है। वेक्टर सम जब आप करते हो तो एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, हमको क्या करना है, इनको ऐड करना है और इनकी पोलैरिटी अलग है, तो ये होंगे माइनस। और जो बड़ा वाला है बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। अब दिख रहा है कि ये वाला जो चार्ज है पास में, जो बी के कारण E1 है, E1 बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा E1 बड़ा है, E2 छोटा है। तो हम कह देंगे सीधे सीधा E1 माइनस E2 कर दो और डायरेक्शन आपको BP यानी इधर वाले, यहाँ से B से निकल के पी वाले डायरेक्शन में आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलने वाली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, इसके अंदर हमें E1 की वैल्यू, जो कि ये मेरे पास निकली थी, ये उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ये सारी वैल्यू जैसे कि वैसी ही है और माइनस का साइन लगाया, माइनस क्यों किया ये मैंने अभी जस्ट बताया आपको। और ये वाली जो वैल्यू थी मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, अब बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जो कांस्टेंट क्वांटिटी दिख रही है उनको बाहर कर दिए, जैसे कि के क्यू डिवाइड बाय 4πε0। अंदर बच गया हमारे पास ये चीज़ें। अब इसको आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करके खोल पिल के बिल्कुल आसानी से इसका स्क्वायर लेके ऐसा लिख के वैसा लिख के काटा पिटी करके आपको ये कुछ तो भी बाहर मिलेगा 2RL + 2RL। जब 2RL + 2RL करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4RL। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी ट्रिक है, आप समझो कि हमको डायपोल पता था। डायपोल क्या होता है, डायपोल इज इक्वल्स टू, हम कहते थे P इज इक्वल्स टू Q2L, Q2L। हमने ये कहते हैं कि हमारा ये डायपोल है, तो यही डायपोल को हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इन अपने इक्वेशन। तो यहाँ से ये जो 2 है ना, ये 4 जो है, इसको इसके 2 टुकड़े करेंगे, 2 × 2 करेंगे। तो एक 2 जो है वो 2R यहाँ बाहर रह गया और जो अंदर बच गया 2QL, तो ये हमारा अलग कर दिए। इधर से हम इसकी वैल्यू यहाँ डायपोल वाली पुट कर देंगे। डायपोल वाली मतलब यहाँ पे मैंने P वेक्टर पुट कर दिया। तो ये एक फाइनल आंसर ज़रूर है आपके पास, ये फाइनल आंसर बहुत ज़रूरी है, बहुत सही है। ये आपको प्रूव करना था और ये आपने प्रूव कर चुके हैं। लेकिन एक केस ऐसा भी आता है कि जो R की वैल्यू है L से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि हमने बोले थे ये जो माइनस की और ये पॉजिटिव की है, इनके बीच में का जो डिस्टेंस होगा वो काफ़ी कम होगा, जब भी तो ये डायपोल कहलाएंगे। इनके बीच में स्मॉलर डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर तो चार्ज रखे और इनको आपने डायपोल बना दिए। छोटा चार्ज होना चाहिए और पास में रखा होना चाहिए, तो ये डायपोल के जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर ये L डिस्टेंस बहुत छोटा है और R डिस्टेंस बहुत बड़ा, दूर डिस्टेंस पे अगर मेजर कर रहे हैं P पॉइंट के ऊपर कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब आपकी R की वैल्यू काफ़ी बड़ी है L से, तो हम ये L वाली क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर देंगे। L को जैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे, ये वाली क्वांटिटी को भगाए हमने यहाँ से, अब बन गया ये R²। तो ऊपर एक R था, वो R ने ये नीचे वाले एक R को बटाया, ये बच गया हमारे पास R3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप ये एग्जाम में लिख के आओ, एग्जामिनेटर ठोक के नंबर देगा। ठीक है, हाँ। और अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला रट लो, ये वाला फॉर्मूला रट लो बिल्कुल, कि 2P डिवाइड बाय 4πε0 R3। मैंने इसको एक के से याद रखा था, 2KP डिवाइड बाय R3, तो आप ऐसे भी याद रख ले सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट
टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम, जिसमें इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। यानी देखो क्वेश्चन में बोला है डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये इक्वेटोरियल का मतलब है ना, स्टार्टिंग में नहीं समझता है, जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करोगे ना, बहुत इजी वर्ड है। इक्वेटोरियल का मतलब है कि आप यहाँ से इक्वल डिस्टेंस के, इनके इक्वल डिस्टेंस कुछ आर डिस्टेंस पे ऊपर चले जाओ। इक्वल डिस्टेंस मतलब है कि इधर से भी एल और इधर से भी एल, कुछ आर डिस्टेंस आप ऊपर जाओ। पहले हम एक्सियल में चले थे, इधर वाले डायरेक्शन में चले थे ना, अब ये 20 से कुछ आर डिस्टेंस ऊपर जाओ और इस वाले ये पी पॉइंट के ऊपर बताओगे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगेन सिंपल है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ, आसान है ये भी। ये दोनों जो न्यूमेरिकल हम ऊपर वाला कराया और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो इसकी अच्छे से, एक दो बार लिख के देखो, बना के देखो खुद से, तो बन जाएगा। चलो अगर मैं बात करूं कि ये जो नेगेटिव क्यू है और ये पी है, इसके बीच में का डिस्टेंस भी तो हमको पता होना चाहिए। तो जैसे कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये एल है और ये आर है, तो हम पीजीटी के थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी की तरह ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो इसका भी वही हो जाएगी साइड लेंथ। चलो अब मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट, ये हम पहले बी पॉइंट के कारण निकालते हैं, ये पी पॉइंट के ऊपर बी के कारण कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, इस डायरेक्शन में होंगी, जिसका नाम मैंने दिया E1। इसी डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में भगा रहा है। इतना थोड़ा बेसिक ध्यान में रखो, ये पॉजिटिव क्यू है, इसकी डायरेक्शन E1 इधर होंगी। अब ये नेगेटिव और ये यहाँ पे हम तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इधर वाले डायरेक्शन में होगी हमारी E2। ये E1 और E2 को जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ यही आएंगे आपके पास E, और यही आपको E निकालना है। हमने डायरेक्शन बता दी है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए चलते हैं। पहले वही जो हमने यहाँ लिखे थे, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी ऑफ लेंथ 2L। यहाँ पे पिछले बार मैंने L लिख दिया था ना, वो 2L है, मतलब इनके बीच में का जो माइनस Q और Q के बीच में का जो डिस्टेंस है वो हम 2L लेते हैं, ताकि हमारे कैलकुलेशन आसान हो। लेट P बी द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है मैंने अभी समझाया, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर O फ्रॉम द डायपोल। ये r डिस्टेंस ऊपर जाओ हमारे सेंटर O से, और उस पॉइंट के ऊपर बताओ कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। सबसे पहले हम वो E1 निकालते, जो कि पॉजिटिव Q के कारण होने वाला है। पॉजिटिव Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, फॉर्मूला पता है KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो ये K को हमने यहाँ खोल के लिखे, Q, ये Q जो पॉजिटिव Q है, डिवाइड बाय इनके बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लिख दिया, और ये स्क्वायर हमने ऊपर से लगा दी क्योंकि फॉर्मूले में है। अलॉन्ग अगर इसकी डायरेक्शन बताया तो P से लेके D, तो ये हमारा P और ये D जो मैंने पहले बता दिया हो आपको। जब इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट दोगे तो आपके पास ये E1 की वैल्यू बन गई। ये E1 की वैल्यू ध्यान से समझ के रखो। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये E1 जो आया ना हमारा, वो E2 के बराबर ही होगा, बस डायरेक्शन की पोलैरिटी अलग होगी, क्योंकि डिस्टेंस वही है, चार्ज का मैग्नीट्यूड वही है, बस चार्ज नेगेटिव है। कैसे? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एक मिनट, कलर चेंज, ग्रीन कलर, यहाँ पे चार्ज है नेगेटिव, यहाँ चार्ज है पॉजिटिव, तो बस इतना ही फर्क है, बाकी इनके बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम है। तो हम कह देंगे कि सीधा सीधा कि ये E2 की वैल्यू भी इतनी आएंगी, बस अलोंग द PC लाइन। देखो मैंने इसका मैग्नीट्यूड, ये जो मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है और ये वाला जो मैग्नीट्यूड है सेम है, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं ना कहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज गिवन बाय E2, और उसकी लाइन PC, P से C, P ये है हमारा और C नीचे है, कहाँ है? C का है, हाँ यही तो है C, ठीक है। तो ये हो जाएंगी हमारी इस वाले डायरेक्शन में E2 की वैल्यू, तो ये अलोंग PC की आ गई हमारी वैल्यू। और हमको पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 जब आप देख रहे हो तो इनके मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लिख सकते हैं E1 एंड E2 इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 2 थीटा। ये अभी मैं समझाता हूँ, सो द रिजल्टेड डिटरमाइंड बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो अब क्या बोल रहा है कि आपने अभी अभी बोले अभी बोले कि इधर वाले डायरेक्शन में और इधर वाले डायरेक्शन में आपके दो वेक्टर है, इनको ऐड करके आपको फाइनल वाला आंसर मिलने वाला है। ये फाइनल आंसर निकालने के लिए हमको इसको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, तो इनके बीच में का एंगल पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल मेरा थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। देखा जाए तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा। वैसे तो ये एंगल 45 के ऊपर ही बनता है हमेशा, तो हम इसको बोल भी सकते हैं कि 45 ये है तो 45 ये भी है। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये वाला एंगल बन जाएगा अपना 2 थीटा। कौन सा वाला? D से लेके ये वाला, ये एंगल आपके पास 2 थीटा है, और ये एक एंगल की बात करें तो थीटा, और दूसरा एंगल ये थीटा। तो अब हमको इनके बीच में का ये सॉल्व करना है कि क्या है।
तो आपको वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, पिछले के पिछले वीडियो में। वो ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, हमारी बात बन जाएगी। सिंपल से हमने वो फॉर्मूला लगाया, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। अब यहाँ पे cos 2 थीटा इसलिए लिखे क्योंकि उनके बीच में का जो एंगल है, जो दो एंगल हमारे पास जो ऐसे बन रहे थे, इसको हमने माना है कि 2 थीटा है, और जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब बस इसके अंदर सारी वैल्यू पुटअप करना है और आंसर आपके हाथ में है। तो ये E1 की वैल्यू मैं अभी E1 ही रखता हूँ, और मैंने अभी बताया था कि E1 और E2 सेम है, इसलिए मैंने इसको E1 बता दिया। फिर ये E1 इंटू E2, इसको भी E1 लिख दिया, और cos थीटा को अभी बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे हम। चलो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर ये हो जाएगा 2E1 स्क्वायर, और ये E1 इंटू E1 हो जाएगा हमारा 2E1 स्क्वायर। चाहे तो इनमें से कॉमन लो और हमारे पास बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। ये चीज़ देख के ना माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। मैथ्स वालों की तो स्ट्राइक कर जाएगी, शायद बायो वालों के नहीं करेंगे, लेकिन बायो वालों को भी ये चीज़ पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। वो ये ना सोचे कि ये मैथ्स की आइडेंटिटी तो हमारे ऊपर से निकल रही है, नहीं, ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। एक कुछ 4-5 ही आइडेंटिटी होती है जो फिजिक्स में हमारे ज़्यादातर मेनली काम में आती है, तो एक उनमें से ये भी है, ये भी आप रट लें या फिर याद कर लें। चलो, यहाँ से आपके पास 2E1 स्क्वायर तो है, और यहाँ से हमने अच्छा ऐसा किया क्यों, ताकि जो स्क्वायर से स्क्वायर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाए, ये हमारा मेन उद्देश्य था यहाँ से। तो हमने 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ लगाए, और फिर जो चीज़ें 2 इंटू 2 4 हो गया, और फिर सारी चीज़ें एक दूसरे के अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गई, ये बन गई आपके पास E की वैल्यू। अब बस इसमें E1 की वैल्यू पुटअप करो, जो कि इतने देर से निकाल के रखे हो यहाँ पे, ये E1 E2 की वैल्यू जो सेम ही है, वो वैल्यू ला के यहाँ पुटअप कर दिए, तो ये बन गया हमारे पास एक बढ़िया वाला आंसर। देखो, अब ये आंसर तो है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन जो cos थीटा है, बार बार आपको ये थीटा दिया तो नहीं होगा कोई थीटा कि ये थीटा इतने एंगल पे हो, और थीटा कुछ सिमिलरिटी भी नहीं होंगी कि ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा मानो। तो हम ये थीटा को हटाने की कोशिश करेंगे कि थीटा एंगल यहाँ पे है ना, कहाँ पर है ये थीटा, ये जो थीटा है ना, यहाँ एंगल है, ये आपका थीटा एंगल है, और वहाँ पे cos थीटा आया है ना, देखो यहाँ पे cos थीटा आया है ना, तो ये cos थीटा को अपने को रिमूव करना है। ये cos थीटा को रिमूव करने के लिए मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके हिसाब से हम देखें तो एडजेसेंट साइड ये हो गई और हाइपोटेनियस ये हो गई। तो हम लोग अब हमारे वाले रियल वाले जगह पे लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड डेट इज L डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक, तो ये हो गया हमारा cos थीटा। इसकी वैल्यू उठा के बस यहाँ पुट करो, सॉल्व करो, कैंसल आउट चीज़ें हो जाएंगी। ये वाला कॉन्सेप्ट पिछले वाले इसमें बताए थे कि आप कभी ड्रॉ करता हूँ मैं इसको, कि कभी आप 1 प्लस हाफ करते हैं पावर, तो ये हो जाती है 3/2 की पावर, यानी ये देखो इसकी पावर थी 1, और ये जब आप अंडर रूट हटाओगे ना तो यहाँ पे हाफ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये वाली जो हाफ है कर दिया। ठीक है, ये जो हमारे पास हाफ है, इनको ज्वाइन करोगे तो आपके पास आ जाएंगे ये पावर 3/2। दिस इज अवर ऑल्सो आंसर, इससे भी काम बनता है। ये आंसर आ गया ना। देखो, अब फिर से वही बात की, वो L जो है डायपोल का बीच में का डिस्टेंस वो काफ़ी छोटा होगा और R बड़ा होगा, तो हम इसमें L को नेगलेक्ट कर देंगे। L को नेगलेक्ट किए तो हमारे पास L स्क्वायर को भी नेगलेक्ट कर दिए, क्योंकि उसका स्क्वायर भी नेगलेक्टेड बन जाएगा, और यहाँ से हमारे पास डायपोल मोमेंट P के ऊपर P के साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी। ये हमारा बहुत बेहतरीन वाला आंसर है, ये आपको याद होना चाहिए, और मैंने एक ये भी चीज़ वहाँ पे इंसर्ट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई है। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आज की क्लास का, फिर आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉर्क के बारे में। चलो, अब ये क्या बोल रहा है कि आप एक जनरल पॉइंट ले लो कहीं पर भी, और वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ बिकॉज ऑफ दिस डायपोल। तो ये हमारा डायपोल तो है, ठीक है, ये हमारा है एक डायपोल, लेट्स चेंज द कलर, दैट इज ग्रीन। तो ये माइनस क्यू और ये पॉजिटिव क्यू है, और इनका जो सेंटर पॉइंट होगा वो तो यही कहीं होगा। हमने बोले कि ये एक पी पॉइंट लो, रैंडम पॉइंट। वो रैंडम पॉइंट हम एक्सियल पे भी ले सकते हैं और इक्वेटोरियल पे भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इनकी बीच में लिए ताकि आप कोई भी रैंडम वैल्यू पता कर सको। और ये रैंडम जो हम जनरल केस अभी बात कर रहे हैं ना, इससे इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं और एक्सियल भी निकाल सकते हैं। चलो, अगर मैं बात करूं कि इस पी पॉइंट के ऊपर हमको डायपोल निकालना है, तो इसका क्या हो रहा होगा, जैसे अगर ये नेगेटिव क्यू है
तो ये नेगेटिव क्यू इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये अट्रैक्ट करने वाली फील्ड को मैं अभी इधर वाले डायरेक्शन में बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो पी साइन थीटा है इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में ही तो हमारा E2 बन रहा होगा। हाँ, और ये जो प्लस क्यू है ये इधर वाले डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ, जिसको मैंने E2 बोल दिया। तो ये प्लस क्यू जो है हमारा वो इधर वाले इस डायरेक्शन में E2 लगा रहा है। देखो क्या हो रहा है कि जो डायपोल है वो नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की ओर जाता है, तो ये नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की ओर जा रहा है। हम इसके दो कंपोनेंट करते हैं, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। हम लोग ये निकालेंगे, ये दो कंपोनेंट निकालने के बाद इसको ऐड कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ, कंसीडर अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी हैविंग डायपोल मोमेंट P, लेट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R। हमने कोई भी डिस्टेंस R के ऊपर चले गए, फ्रॉम अ सेंटर O, वो भी सेंटर से जाना है ना, क्योंकि सेंटर हमको पता है कि इनके बीच में का डिस्टेंस 2L है। तो सेंटर पॉइंट से इधर का डिस्टेंस L ले लो। और अच्छे से लिखता हूँ मैं थोड़ा, कि आप चाहो तो ये वाला डिस्टेंस आप ले लो कैपिटल L, और इधर वाला भी डिस्टेंस ले लो आप कैपिटल L। ठीक, अगर आप ऐसा करते हो तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये भी L है और ये भी L है, और टोटल मिला के हो जाएगा 2L ऑफ द डायपोल। लेट द लाइन OP मेक एन एंगल टीटा। अब ये एंगल टीटा कहाँ से मान रहे हैं, ये जो एक्सिस है डायपोल जिधर P वाले डायरेक्शन में इधर ही है। और हमको पता है जब इसका हम प्रोडक्ट लेंगे, यानी इधर वाले डायरेक्शन में जो हमारा P है, और अगर जिस डायरेक्शन में आपको टीटा मिल जाता है ना, तो उस वाले एंगल को हम कहते हैं कि ये P cos टीटा है। दिस इज P cos। अभी मिटा देता हूँ मैं, अच्छा नहीं दिख रहा है, हटाओ उसको, यहाँ समझाने के लिए था, समझ आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा P cos थीटा, इसलिए हमने इसको P cos थीटा बोल दिया, और ये नीचे वाले को P sin थीटा ऑफ द डायपोल। लेट द लाइन OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट P। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आगे समझो, हम वो लेट पॉइंट P इज एन एक्सियल लाइन विद रिस्पेक्ट टू P cos थीटा, ये तो हमारे लिए एक्सियल बन जाएगा। विथ सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू P cos थीटा। अगर आप ये P cos थीटा के कारण ही निकाले तो वो तो कुछ इसी डायरेक्शन में होंगी। अरे इन दोनों के कारण हमको डायपोल पता है, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके साथ वाली इधर ही होंगी। ठीक है, E1 की वैल्यू, हम जब E1 की वैल्यू का बात करें जब वो cos थीटा वाले डायरेक्शन में, तो ऊपर वाले जो फॉर्मूले में हमने ये जो रखे थे आंसर यहाँ पे, ये P के जगह पे हम बस P cos थीटा यहाँ पे लगाने वाले हैं। यानी अब हमने दो कंपोनेंट कर लिए, पहले P cos थीटा वाली डायरेक्शन में पता कर लेते इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर सॉरी और फिर P sin थीटा वाले डायरेक्शन में पता कर लेंगे। तो ये E1 इज इक्वल्स टू पहले cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू जब हमने लिखे तो ये हो जाएगी 2P cos थीटा, इधर वाले डायरेक्शन में, तो 2P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 r³। ये पिछले वाले जैसे फॉर्मूले में आया तो वही चीज़, तो ये हो जाएगा अलॉन्ग हमारा PD। तो ये जो P पॉइंट है और ये D, यहाँ से हमको हमारी पहली वाली P cos थीटा की डायरेक्शन में मिल गई है। इसी की तरह हम अगर हमारे साइन थीटा P sin थीटा वाले डायरेक्शन में जाए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होंगी वो आ रही होंगी P पॉइंट के ऊपर, वो P cos थीटा की डायरेक्शन में हम कह सकते हैं वो हमारी E2 है, वो है P sin थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 along PC लाइन, along this PC लाइन। ठीक है, इतना हमको समझ में आया। अब क्या कर रहे हैं हम, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए E1 और E2 को वेक्टर सम से ऐड कर देंगे। तो इनको वेक्टर सम से जब हमने ऐड करने गए, और फाइनल तो आंसर पता ही हमको कि अगर ये E1 इधर है E2 इधर है, तो नेट फोर्स या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले डायरेक्शन में ही लग रही होंगी। तो जस्ट इसको ऐड कर देते सारी वैल्यू पुटअप करके, और जो कांस्टेंट है उसको निकाल के बाहर रखे हमने। अब अंदर ये वाली एक चीज़ बन गई है, ये वाला सम थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, इसलिए कोई उतना पूछता नहीं है। जहाँ तक कि मुझे थोड़ा लगता है कि ये वाला कम पूछा जाता है, ऊपर के दो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा कि हम इसमें से ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सके, ताकि इसकी वैल्यू 1 बन जाए। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, और ये 3 cos स्क्वायर थीटा जैसा वैसा, यानी ये हमारा एक फाइनल आंसर है फॉर जनरल इक्वेशन। अब इसमें अब अगर आप थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो इक्वेटोरियल वाला आंसर आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो आपको एक्सियल वाला आंसर मिल जाएगा।
आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने डायपोल के बारे में सारी डिस्कशन की है, और इतना ही अगर पढ़ लिए जितना मैंने आपको बताया तो आपके लिए सफिशिएंट है। इसके एक दो क्वेश्चन अगर आप कहीं से लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं तो ये डेरिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लास्ट में थोड़ा सा मोटिवेशन ये लेके जाओ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। अभी स्टार्टिंग का समय है, जितना ज़्यादा काम कर सकते हो करो, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको रिलैक्स फील हो। नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं नोट्स बनाना, लेकिन आपको कभी ना कभी तो नोट्स बनाने के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम की, नीट एग्ज़ाम की, जेईई एग्ज़ाम की, एमएसटी सीईटी की, या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम की, स्टेट एग्ज़ाम की, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बहुत हेल्पफुल है ये प्लेलिस्ट आपके लिए। मैं जस्ट वो आपके फेज़ से ही गुजर के निकला हूँ अभी, कि आप जो फेज़ में हो, अभी तैयारी कर रहे हो, चीज़ें समझ नहीं आ रही है, छोटी मोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, बस तो वही वाली चीज़ मैं कुछ समझ के आपको समझाना चाह रहा हूँ, ताकि पता नहीं ऐसा दिल से लगता है कि आपका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए इसमें। अब पता नहीं वो मेरे ज़रिए हो जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग मुझे जानते हैं वो ये वीडियो देखे और वो इस वाले वीडियो से या फिर मुझसे बेनिफिट उठाए। बस इतना ही अपना मोटिव है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।